घंटों बैठक चली। उसके बाद जब तीनों नेता वापस महाराष्ट्र लौटते हैं उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि महायुति की बैठक नहीं हो पाई? मुख्यमंत्री होगा कौन? क्या अभी भी इस पर खींचतान जारी है? और सारी समस्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर से है। अब उसमें मोहरा बन गए एकनाथ शिंदे जी। शाह जैसा सांगठनिक कौशल प्रबंधन उसका कोई जोड़ वाला आदमी नहीं भारतीय राजनीति में आज की तारीख में नहीं। अब इसके बावजूद अगर ये ड्रामा हो रहा है तो ये अच्छी बात है। पॉलिटिक्स में कहते हैं बहुत कप एंड लिप के बीच में बहुत फासला होता है, तो थोड़ा जब तक अनाउंसमेंट ना हो जाए जल्दी नहीं करनी चाहिए हमें कुछ भी कहने से पहले। तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो बीजेपी में मुख्यमंत्री के नाम को लेके है वो शायद इसलिए है कि ये पिछले बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ है कि क्लियर कट मुख्यमंत्री पद का दावेदार हमारे पास है। भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में कौन मुख्यमंत्री होगा ये बहुत क्लियर है। विधायक दल की बैठक भारतीय जनता पार्टी इसलिए नहीं बुला रही है कि पहले एकनाथ शिंदे के जो सीटों जो मंत्रालय का है, जो कॉरपोरेशन का है और जो बाकी चीज सरकार कैसे चलानी है वह सब सॉल्व हो जाए। मौजूदा मीडिया है उसमें सेंस ऑफ हिस्ट्री इतना कमज़ोर है कि उनको समझ ही नहीं आता है। वो हर चीज़ को जो है सेंशलाइज करते हैं। वो मतलब कार्यवाहक मुख्यमंत्री कार्यवाहक प्रधानमंत्री के बारे में सोचते ही नहीं है। बाज की असली उड़ान तो अभी बाकी है। बाज की उसी उड़ान को देखने के लिए महाराष्ट्र का आसमान इंतजार कर रहा है, लेकिन उनको महाराष्ट्र के आसमान से अगर राष्ट्रीय आसमान में उड़ान भरने की कोशिशें कुछ लोग कर रहे हैं तो बाज की इच्छा भी तो कहीं ना कहीं मायने रखेगी। अंदाज है बड़ ढंग से। जब उद्धव ठाकरे को नहीं छोड़ा और किनारे लगा पूरी भाई तुम चले जाओ, भले ही कांग्रेस के साथ बना लो। एकजुट सेना जो है, नहीं मैं सरकार के दौरान बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे के निर्देश पे चलेगी, मतलब एकनाथ शिंदे जी तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। गजब बात है भाई। नमस्कार, अमरउजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो खबरों के खिलाड़ी। देखिए, महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए, हफ्ते भर से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन अभी तक वहां पर मुख्यमंत्री कौन होगा ये बात निकलकर सामने नहीं आ पाई। अलग अलग नामों की चर्चा लगातार चलती रही। एकनाथ शिंदे की खींचतान, फडणवीस की कोशिशें, सब कुछ देखने को मिली और अब एकनाथ शिंदे नाराज होकर सतारा चले गए हैं। सवाल यह है, अमित शाह के साथ जो घंटों बैठक चली उसके बाद जब तीनों नेता वापस महाराष्ट्र लौटते हैं उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि महायुति की बैठक नहीं हो पाई? मुख्यमंत्री होगा कौन? क्या अभी भी इस पर खींचतान जारी है? और सबसे ज्यादा सीटें जीतने के बाद, बहुमत से कुछ कदम दूर रहने के बाद भी बीजेपी अपना मुख्यमंत्री अभी तक बना क्यों नहीं पा रही है, या सबको एक राय पर क्यों नहीं ला पा रही है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होना चाहिए और कौन होगा? ये बड़ा सवाल है। ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र में महायुति में आखिर ये पेच फंसा क्यों हुआ है और क्यों नहीं इसका कोई हल हफ्ते भर बाद भी निकल पा रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सभी वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। हमारे साथ समीर चौगावकर जी मौजूद हैं, अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कार्णिक जी मौजूद हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी मौजूद हैं, अनुराग वर्मा जी हैं, राकेश शुक्ल जी हैं, पूर्णिमा त्रिपाठी जी हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। पूर्णिमा जी, आपसे शुरुआत करूंगा मैं चर्चा की। हफ्ता भर हो गया, अभी तक मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर नहीं लग पा रही है और 288 में से 234 सीटें उसके बाद भी नहीं, थोड़ी खींचतान चल रही है, ये तो सबको पता है। हालांकि मुख्यमंत्री के नाम पे अब मुझे नहीं लग रहा है कि कोई डाउट है वो, क्योंकि शिंदे जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया है कि भाई बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री होगा तो उनकी तरफ से कोई अड़चन नहीं है। जो डिले हो रहा है मुझे लग रहा है वो विभागों को लेकर के हो रहा है, और जो कुछ डिपार्टमेंट्स मलाईदार डिपार्टमेंट्स कहे जाते हैं, कुछ क्रूशल पोस्ट होते हैं जैसे फाइनेंस हो गया, होम हो गया, या स्पीकर की पोस्ट हो गई, मुझे लग रहा है थोड़ी सी बार्गेनिंग उस पर चल रही है। हालांकि जहाँ तक हमें पता है स्पीकर की पोस्ट के लिए तो सभी तैयार हैं कि वो बीजेपी का होगा। होम डिपार्टमेंट और फाइनेंस को लेके शायद शिंदे जी की कुछ डिमांड्स हैं, उधर अजीत पवार की भी डिमांड्स है, तो उस पर कुछ खींचातानी हो रही है जिसकी की वजह से ये डिले हमें दिख रहा है। और आई थिंक कि ये जो शिंदे जी ने अपनी महायुति की कल मीटिंग उनकी ना होने की वजह से कैंसिल हो गई, अपने गांव चले गए वो, जहाँ तक मुझे जानकारी है शायद वो गृह विभाग अपने पास चाहते हैं, क्योंकि ये क्विड प्रो क्यो वाला मामला है। जब वो मुख्यमंत्री थे और फडणवीस उप मुख्यमंत्री थे तो उनके पास होम डिपार्टमेंट था, और अब शिंदे जी चाहते हैं कि वो फॉर्मूला इनके साथ भी लगाया जाए। बीजेपी उस पर बिल्कुल तैयार नहीं है, और फाइनेंस के लिए शायद अजीत पवार को उन्होंने कमिट किया है। तो कुछ है, ये छोटी मोटी एडजस्टमेंट्स की वजह से मुझे लग रहा है, लेकिन अगले 3-4 दिनों में हो जाना चाहिए। ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या अब सरकार बनने में है ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। मुख्यमंत्री के नाम पे भी कोई बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि अब कन्फ्यूजन है। वो अमित शाह के साथ जिस दिन मीटिंग हुई थी उसमें वो ऑलमोस्ट डिसाइडेड था, लेकिन अब ये है कि जब तक हो ना जाए तब तक कहना मुश्किल है। तो हमें वेट करना चाहिए फॉर्मल अनाउंसमेंट का, जो कि शायद 2-3 दिनों में होनी है। सब मिला के तीनों पार्टियों के विधायक दलों की बैठक इकट्ठे होगी, फिर नाम अनाउंस होगा। तो पॉलिटिक्स में कहते हैं बहुत कप एंड लिप के बीच में बहुत फासला होता है,
तो थोड़ा जब तक अनाउंसमेंट ना हो जाए, जल्दी नहीं करनी चाहिए हमें कुछ भी कहने से पहले। यही तो बड़ा सवाल है, जब तक अनाउंसमेंट ना हो जाए, और अनाउंसमेंट का इंतजार लगातार होता रहा, बैठकों का दौर चलता रहा राकेश सर एक के बाद एक, लेकिन उसके बाद भी एकनाथ शिंदे को आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है। देवेंद्र फडणवीस का नाम तो पहले से ही चुनाव के दौर से ही लगातार बीजेपी की तरफ से आगे चल रहा था, लेकिन उसके बाद भी ये अनाउंसमेंट होना या बाहर आना बात क्यों नहीं हो पा रहा है? मतलब पेच फंस क्यों रहा है? केवल विभागों के नाम पे पेच फंस रहा है? पहले तो मुखिया तय हो जाए ना। नहीं, समस्या गठबंधन में नहीं है, ना एकनाथ शिंदे जी की तरफ से है ना अजीत पवार जी की तरफ से। सारी समस्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर से है। अब उसमें मोहरा बन गए एकनाथ शिंदे जी। हुआ ये कि भारतीय जनता पार्टी में जो एक तबका है वो नहीं चाहता कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। उन्होंने क्या किया कि एकनाथ शिंदे जी को मोहरा बनाया, सीढ़ी लगा के उनको पेड़ पे चढ़ा दिए। अब जब उनको ये लगा कि हमारा नाम उजागर हो जाएगा तो सीढ़ी हटा दिए। अब वो पेड़ पे अटक गए हैं। तो लग ये रहा है कि फंसी है भाजपा की, फंस गए हैं शिंदे जी। अब शिंदे जी को सम्मानजनक तरीके से पेड़ से उतारने की कसरत चल रही है। तो उसके लिए शायद एक समाधान ये निकाला जा रहा है कि क्योंकि आप उप मुख्यमंत्री नहीं बन रहे, उन्होंने शायद ये कहा है कि अब मैं नितिन गडकरी और शरद पवार के कद का नेता हो गया हूँ, तो अब उप मुख्यमंत्री मैं नहीं बनूंगा। तो सम्मानजनक समाधान ये निकालने का प्रयास हो रहा है कि महायुति का कन्वीनर इनको बना दिया जाए, तो वो मुख्यमंत्री के इक्वल हो जाएगा। तो जो सारा हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं कि विभागों को लेके तमाम तरह के संकट है, विभाग को लेकर संकट इसलिए नहीं है कि 2.5 साल स्मूथ तरीके से यही तीनों लोग सरकार चला चुके हैं। अब जो मूल समस्या वो ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी का एक आंतरिक शक्ति है वो हर संभव प्रयास कर रही है कि किस हद तक हम उनको रोक लें देवेंद्र जी को। तो देवेंद्र जी को लेके क्या है कि 2 तरह की स्थितियां हैं, या तो उनको महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाइए, यदि मुख्यमंत्री बनाने से उनको रोका गया तो उनको फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाइए। तो अब राष्ट्र दे कि महाराष्ट्र दे, ये ऊहापोह जो फंसा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उसी को लेके सारा पेच है। बाकी कोई पेच नहीं फंसा हुआ, सारा पेच भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। महायुति के अंदर तो कोई पेच ही नहीं है। अजीत पवार शांति से बैठे हुए हैं, एकनाथ शिंदे जी जो अपना कर रहे हैं सारा कुछ, तो वो कर नहीं रहे, उनसे कराया जा रहा है कि आप गांव चले जाइए, आप बयान दे दीजिए। यदि वो इतने ही अड़ियल थे तो फिर बाद में उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बोलना चाहिए कि भाई प्रधानमंत्री जी जो निर्णय लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुख्यमंत्री को लेकर कोई विवाद नहीं है महायुति के अंदर, यानी सारा विवाद कहाँ है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो शक्ति अभी भी लगी हुई है कि देवेंद्र जी को किस हद तक हम रोक सकते हैं। और जब ये सारी कसरत पूरी हो जाएगी तो आप देखिएगा कि निर्णय हो जाएगा, सरकार बन जाएगी और फिर 5 साल तक चलती रहेगी। ठीक है हर्षवर्धन जी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर जिस तरीके से राकेश सर कह रहे हैं, फिर देवेंद्र फडणवीस का रास्ता रोक कौन रहा है? महाराष्ट्र से भी रोका जा रहा है, दिल्ली से भी रोका जा रहा है, खबरें कयासों में तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, पुराने रिश्तों की भी बातें हो रही हैं। तो अगर रोका जा रहा है तो इससे पार्टी पर भी तो सवाल उठ रहा है, हफ्ता भर हो गया और इतनी थम्पिंग मेजॉरिटी लेकर आप आते हैं। देखिए, रोक कोई भी रहा हो, सवाल ये अमित शाह पर है। कोई भी रोक रहा हो, अगर अमित शाह से देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की मुलाकात के पहले एकनाथ शिंदे मिलते हैं और लौटकर फिर से वो अपने गांव चले जाते हैं, तो बुखार में तो यहाँ भी थे, बुखार में वहाँ, तब गांव में कोई नई दवाई तो आएगी नहीं। मतलब ऐसा तो है नहीं उनके सतारा वाले गांव में कुछ विशेष किस्म का उपचार चलता हो। तो दवा वो दिल्ली भी लेके रहे होंगे, दवा मुंबई भी लेके रहते। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि अमित शाह के ऊपर सवाल खड़ा होता है, क्योंकि कई बार हम कहते हैं ना, और निश्चित तौर पर अमित शाह जैसा सांगठनिक कौशल, प्रबंधन, उसका कोई जोड़ वाला आदमी नहीं भारतीय राजनीति में आज की तारीख में नहीं। अब इसके बावजूद अगर ये ड्रामा हो रहा है तो ये अच्छी बात नहीं। और ये नहीं हो सकता कि हम हर वक्त कहें कि अमित शाह ने बड़ा शानदार प्रबंधन कर दिया और जब चीजें बिगड़ती रहे तो दूसरों का नाम लें। कभी विनोद तावड़े का नाम ले लें, कभी पंकजा मुंडे का नाम ले लें, कभी किसी और का नाम ले लें। और महाराष्ट्र की राजनीति में इसमें कोई संदेह नहीं है कि शरद पवार और बाला साहब ठाकरे ये 2 बड़े नेता रहे। मुंडे महाजन की विरासत रही, गोपीनाथ मुंडे और प्रमोद महाजन की। उसका नितिन गडकरी नेता के तौर पर आए। नितिन गडकरी को जो जिसको कहते हैं कि शीर्ष की लड़ाई में अध्यक्ष के बाद उनको अध्यक्ष नहीं बनना है, तो उस वक्त की साजिशें सबको ध्यान में है। और फिर उनको महाराष्ट्र की राजनीति में आउट किया गया, या कहिए कि उन्होंने खुद ही कहा कि अब हम महाराष्ट्र की राजनीति से आउट हैं, चाहे जो आप कह लीजिए। तो अब महाराष्ट्र में नेता कौन है? महाराष्ट्र का एकमात्र सबसे बड़ा नेता है, उसका नाम है देवेंद्र फडणवीस। इसमें कोई भ्रम किसी को नहीं होना चाहिए। मैं जब एकमात्र कह रहा हूं तो आप सोचिए, शरद पवार जैसे घाघ नेता को उन्होंने कट्टू साइज कर दिया, उद्धव ठाकरे की राजनीति खत्म हो गई। ये भारतीय जनता पार्टी में बैठे कुछ लोगों को ठीक नहीं लग रहा।
ये इसको समझेंगे तब आपको समझ में, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र के मैनेजमेंट के लिए किसी की आवश्यकता नहीं, और ये शायद भाजपा में एक बड़ा वर्ग है जिसको ये ठीक नहीं लग रहा है। मेरा ये मानना है कि अमित शाह को तुरंत इस मामले में दखल देकर इसको हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि जो राकेश जी कह रहे हैं एकदम उससे मैं पूर्णतया सहमत हूं। एकनाथ शिंदे की क्या हैसियत है भाई? 132 सीट वाली पार्टी, 137 उसके विधायक हो गए, और आप लोग भूल रहे हैं कि शिंदे हो या अजीत पवार, इनकी पार्टी से 5-5, 6-6 विधायक जीत के आए हैं, वो भाजपा के हैं। वो देवा भाऊ को अपना नेता कहते हैं। मतलब आपको याद होगा वो क्या नाम है उनका, संजय काका पाटिल या क्या नाम था उनका, उन्होंने क्या कहा था, हमारे नेता देवेंद्र जी ने कह दिया इसलिए हम एनसीपी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस तरह का नेता महाराष्ट्र में भाजपा को लंबे समय के बाद मिला है। मेरा यह मानना है कि मुख्यमंत्री पद की घोषणा अब तक हो जानी चाहिए थी। ठीक है, डीजीपी कॉन्फ्रेंस की वजह से, दूसरी वजहों से पीएम और एचएम का कार्यक्रम जब मिलेगा तो 2 होगा कि 3 होगा कि 5 होगा, वो अलग अलग तारीखें आ रही, लेकिन ये बहुत अच्छी बात नहीं है। ये बहुत अच्छा नहीं है कि आप इतनी ब्रूट मेजॉरिटी के साथ हैं, इतनी अच्छी मेजॉरिटी के साथ है, उसके बाद भी आपके बारे में ये चर्चा हो रही है, और बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए मीडिया में। ये थोड़ी ना होगा कि दूसरी पार्टियों में होगा तो कहेंगे अरे कांग्रेस में ये चल रहा है, भाजपा में सब अच्छा है, जब तय करेंगे तय कर जाएंगे। ऐसे लोकतंत्र नहीं चलता है। ये भाजपा के लिए, भाजपा के जो डेमोक्रेटिक सेटअप है उसके लिए अच्छा नहीं है। महाराष्ट्र का नतीजा हिंदुत्व और विकास का नतीजा है। महाराष्ट्र का नतीजा देवेंद्र फडणवीस और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नतीजा है। उसका सम्मान भाजपा को करना चाहिए। इसीलिए सवाल हो रहा है, जो बात आप कह रहे हैं कि इस पर बात होनी चाहिए, और इस पर बात बिल्कुल होनी चाहिए। महाराष्ट्र की जनता भी वैसे ही इंतजार कर रही है अनुराग सर, लेकिन सवाल यह है कि बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं कि भाई देवेंद्र फडणवीस को रोकने की कोशिश हो रही है। कोई कह रहा है दिल्ली से, कोई कह रहा है महाराष्ट्र से। तो चलिए उसी पर पूछ लेते हैं, देवेंद्र फडणवीस नहीं तो कौन फिट बैठेगा उस खांचे में? और जिस तरीके से हर्षवर्धन सर कह रहे हैं कि और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के हिसाब से जो उनका कद है अभी, किसको लेकर आएंगे आप? या फिर कोई सियासी धमाका, फटा पोस्टर निकला, हीरो नया नाम? कि अगर आप बीजेपी के स्टाइल की पॉलिटिक्स की बात अगर आप करें तो अगर देवेंद्र फडणवीस जी नहीं तो कौन, उस पर आप चर्चा नहीं कर सकते। वो कोई भी हो सकता है, उसके बारे में तो चर्चा करना बेकार है। अब मेरे विचार से जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो बीजेपी में मुख्यमंत्री के नाम को लेके है, वो शायद इसलिए है कि ये पिछले बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ है कि क्लियर कट मुख्यमंत्री पद का दावेदार हमारे पास है। पहले कभी होता ही नहीं था। तो इस बार शायद पहली बार केंद्रीय लीडरशिप पे भी ये दबाव है कि हमारे पास तो मुख्यमंत्री है, अब हम क्या करें। तो ये शायद दबाव इस चीज का है केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर। और अगर हम अलायंस की बात करें कि एकनाथ शिंदे हो गए या अजीत पवार हो गए, तो अब भाजपा का जो देश में जो भाजपा की स्थिति है, मुझे नहीं लगता कि अजीत पवार या एकनाथ शिंदे दोनों इस पोजीशन पे हैं कि वो बीजेपी के साथ आर्म ट्विस्टिंग कर सके किसी भी लेवल पे। और ना बीजेपी इस स्थिति में बची है कि वो किसी भी, एकनाथ शिंदे या अजीत पवार को आप छोड़ दीजिए, किसी के साथ भी वो आर्म ट्विस्टिंग बर्दाश्त करे या उसको ज़रूरत है बर्दाश्त करने की। जैसे बिहार वाले फार्मूले के बीच में बात हुई कि शिंदे जी ये चाहते हैं कि जैसे आपने बिहार में दिया वैसे हमें दे दीजिए। तो अगर बीजेपी वो देती है तो वो अपनी मर्जी से और अपनी खुशी से देती है। और बिहार वाली इक्वेशन अलग है। बिहार में बीजेपी के पास देवेंद्र फडणवीस जैसा बड़ा नेता या बड़ा संगठन का आदमी या बड़ा आरएसएस का कोई क्लोज आदमी नहीं था। तो महाराष्ट्र से और बिहार को कंपेयर करना, ये शायद एकनाथ शिंदे जी को कुछ गलतफहमियां भी राजनीति में होती हैं, अगर नहीं होती हैं तो करवा दी जाती हैं, तो वो करवा दी गई हैं। और बीजेपी के कल्चर को अगर आप देखेंगे तो कभी भी एकदम स्पष्ट नेता को पार्टी का ना कार्यकर्ता और ना नेतृत्व समझ पाता, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता कि हमारे पास तो क्लियर कट नेता मौजूद है, तो ये क्या हो गया। तो वो पिछले बहुत सालों से वो कंफ्यूजन की आदत की वजह से ही ये हमें देखने को मिल रहा है। शायद हो सकता है। देखिए जाहिर सी बात है क्योंकि सवाल इसीलिए उठ रहे हैं। समीर सर क्या सर, देखिए ये बहुत अच्छी बात नहीं होगी कि नागपुर बॉयज के खिलाफ कोई साजिश की जा रही ये बात चले। ये मैं इसको स्पष्टता से कह रहा हूं। जब इस पूरे चुनाव का संदेश इतना स्पष्ट है तो उसमें कंफ्यूजन क्यों होना चाहिए? ये कहना कि सरप्राइज वैल्यू है, सरप्राइज क्यों दी जाती है?
अपना मोमेंटम क्रिएट करने के लिए। अगर ऑलरेडी आप हाई मोमेंटम पर हैं तो ऐसा सरप्राइज करके अपना मोमेंटम आप क्यों तोड़ेंगे? और जाहिर सी बात है, जब लोग इतना इंतजार कर रहे हैं, शिंदे का जिक्र, एकनाथ शिंदे का जिक्र, और खास करके उनकी जो रणनीति रही उसका आप समीर सर बहुत कई बार चर्चा करते रहे खबरों के खिलाड़ी में। क्या शिंदे के जरिए महाराष्ट्र में कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश हो रही है? शिंदे कोप भवन में चले गए, इसका क्या इसके जरिए दिखाकर कुछ बदलाव करने की भी कवायद हो रही है क्या? देखिए, जैसे सबका मालिक एक होता है, वैसे भारतीय जनता पार्टी का एक ही मालिक है। वहाँ न किसी को सलाह देने की परमिशन है, न किसी से सलाह ली जाती है। प्रधानमंत्री मोदी जो तय करेंगे वो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होगा। जैसे अन्य राज्यों में हुआ है, जैसे भजन लाल को उत्तर प्रदेश का राजस्थान का बना दिया गया, मध्य प्रदेश में मोहन यादव को बना दिया गया, उसमें किसी से सलाह नहीं ली गई थी। जो मुख्यमंत्री बने उन्हें भी नहीं मालूम था कि हम मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी की इतनी ताकत नहीं है कि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को रोकने की कोशिश कर ले। एकनाथ शिंदे भी अपनी हैसियत को जानते हैं कि 40 विधायक के आने पर जिस भारतीय जनता पार्टी के पास 105 विधायक थे, उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। शिवसेना उनको लाकर दे दी, शिवसेना का सिंबल दे दिया। तो एकनाथ शिंदे भी अपनी हैसियत के ज़्यादा बढ़कर एक कोशिश कभी नहीं करेंगे। देखिए, भारतीय जनता प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की जो कार्यशैली है वो पहले से तय होता है, किसे मुख्यमंत्री बनाना है, किसे करना है। वो 11 दर पे सोचने वाले नेता नहीं है कि अब बहुमत आ गया है तो अब किसको बनाया जाए, उसमें से विकल्प, वो सब तय रहता है। एकनाथ शिंदे के साथ जरूर समस्या है कि अब एकनाथ शिंदे को लग रहा है कि अब मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा तो उप मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में कम से कम वो सब चीजें ले लूं जो देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री लेते ली थी। उन्होंने 3-4 चीजें भारतीय जनता पार्टी के सामने रखी है, जो मैं आपको लाइन से बता देता हूँ। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से कहा है कि जितने कैबिनेट मंत्री आपके होंगे उतने ही कैबिनेट मंत्री शिवसेना के होना चाहिए। दूसरा, उन्होंने यह कहा है कि जो विभाग देवेंद्र फडणवीस के पास उप मुख्यमंत्री रहते थे वो विभाग मेरे पास होना चाहिए। गृह मंत्रालय उन्होंने मांगा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अर्बन डेवलपमेंट का मंत्रालय मुझे दिया जाए और MSRDC का विभाग जो है वो मुझे दिया जाए, और रेवेन्यू मांगा है। वित्त पे उनकी बहुत डिमांड है कि वित्त तय है कि अजित पवार के पास जाएगा, वो उसे छोड़ेंगे नहीं, और पार्टी भी उनको देने की स्थिति में नहीं है। इसके अलावा जो 2 बातें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से मांग की, उन्होंने कहा है कि BMC में जब अभी चुनाव होंगे कॉरपोरेशन के, उसके बाद जब गठबंधन में लड़ेंगे तो 2.5 साल मुंबई महानगर पालिका का मेरा मेयर होगा शिवसेना का, और 2.5 साल आपका होगा। भले ही सीटें आपकी ज़्यादा है या हमारी कम आए, 2.5 साल का ये होगा। और ठाणे और कल्याण डुम्बिवली, ठाणे में उनका घर है तो ठाणे में उनको अपना मेयर चाहिए, और कल्याण डुम्बिवली से उनके बेटे श्रीकांत शिंदे सांसद है तो कल्याण डुम्बिवली से मेयर चाहिए। ये 3 चीज़ों का उन्होंने प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी को दिया है। इसके अलावा एकनाथ शिंदे ने अमित शाह से ये कहा है कि आपको इस बार हम महायुति को OBC और मराठाओं ने बहुत जमकर वोट किया है, और दोनों का वोट परसेंटेज मिलकर 50% से ज़्यादा महाराष्ट्र के अंदर होता है। 2 मराठा नेता अजित पवार और एकनाथ शिंदे आपके साथ महायुति में है। आप OBC को मुख्यमंत्री बनाइए, जिससे मराठा और OBC का कॉम्बिनेशन महाराष्ट्र के अंदर बनेगा और पूरे देश के अंदर एक मैसेज जाएगा। आप एक मराठी को 5 साल मुख्यमंत्री बना चुके हैं, तो आप OBC के नाम पर विचार कीजिए। ये एकनाथ शिंदे ने अमित शाह को सलाह दी है विचार करने के लिए। अब भारतीय जनता पार्टी ऐसा तो है नहीं कि एकनाथ शिंदे सलाह देंगे तो कहेंगे अच्छा आपने सलाह दी तो हम इस नाम पर विचार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास तय होगा किसे मुख्यमंत्री बनाना, और भारतीय जनता पार्टी को कोई बहुत जल्दी भी नहीं है मुख्यमंत्री बनाने के लिए की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जानती है कि एकनाथ शिंदे सातारा में रहे चाहे ठाणे में रहे, भारतीय जनता पार्टी जब चाहेगी सरकार बना लेगी। कि अजित पवार तो चाहते हैं कि शिंदे जितने भारतीय जनता पार्टी से दूर होंगे उतना अजित पवार के लिए इस महायुति के अंदर ज्यादा स्पेस रहेगा और ज्यादा उनकी भागीदारी बढ़ेगी। तो अब भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ऐसी नहीं कि वो एकनाथ शिंदे पर बहुत निर्भर है, वो अजित पवार उनके साथ है, कुछ निर्दयी लोगों का भी समर्थन है। तो मुझे लग रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में कौन मुख्यमंत्री होगा ये बहुत क्लियर है। विधायक दल की बैठक भारतीय जनता पार्टी इसलिए नहीं बुला रही है कि पहले एकनाथ शिंदे के जो सीटों, जो मंत्रालय का है, जो कॉरपोरेशन का है, और जो बाकी चीज सरकार कैसे चलानी है वह सब सॉल्व हो जाए। भारतीय जनता पार्टी उसके बाद अपने केंद्रीय पर्यवेक्षक का नाम डिक्लेयर कर देगी, वो वहाँ पर जाएंगे, विधायक दल की बैठक होगी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का नेता चुना जाएगा, वो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। तो भारतीय जनता पार्टी के एंड में किसी तरह की दिक्कत नहीं, दिक्कत एकनाथ शिंदे की। और एकनाथ शिंदे जानते हैं कि अब वो जो 57 विधायकों इस स्टेज पर पहुंच गए, यहाँ से उन्हें अपनी पार्टी को आगे लेकर जाना है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहने। तो वो 2029 की तैयारी देखना चाहते हैं लोकसभा चुनाव के लेके। वो ये देखना चाहते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, मेरे 7 सांसद है, तो क्या मैं अपने बेटे को मंत्री बना दूं, या क्या ऐसी स्थिति आ जाए कि केंद्र में मेरी भागीदारी बढ़ सकती है। तो अब एकनाथ शिंदे बहुत शूड और बड़े शार्प पॉलिटिशियन है, वो इस ताकत को भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर कैसे अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाए, कैसे अन्य राज्यों में अपने विस्तार करे, और कैसे जो नगर निकाय 20 चुनाव होने वाले 20 इसके उसकी बात कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने 36 जो जिले हैं उसमें से 12 जिलों का पालक मंत्री जो गार्जियन मिनिस्टर होते हैं उसकी डिमांड की है।
बंबई के लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया है कि बंबई सदन में आपका पालक मंत्री होगा और बॉम्बे सिटी है उसमें शिवसेना का पालक मंत्री होगा। तो उन्होंने बहुत क्लियर कट सारी पिक्चर बना के महाराष्ट्र की राजनीति की अमित शाह को दी है। समय अमित शाह को तय करने में लग रहा है कि इसमें से कौन सी बातें एकनाथ शिंदे की मंजूर की जाए, कौन से चीज़ों को नकारा जाए। मुझे लग रहा है अमित शाह पार्टी में बात करेंगे, मोदी जी से उनकी बातचीत होगी। जब ये तय हो जाएगा उसके बाद मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने पर्यवेक्षक भेज देगी, विधायक दल की बैठक करके मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होकर समर्थन हो जाएगा। 4 या 5 तारीख तक का समय इसलिए लग रहा है कि इस पे जो सारी चर्चा है उसमें प्रदेश संगठन की बात होगी, संघ से बातचीत होगी, शीर्ष नेतृत्व आपस में बात करेगा, उसके बाद यह सब निर्णय होगा। तो मुझे लग रहा है कि कोई बड़ा पेच इसके अंदर इस तरह का है नहीं, बस एकनाथ शिंदे की जो महत्वाकांक्षा और जो डिमांड है उसको कैसे मैनेज किया जाए। भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि आज 132 का मैंडेट है, इस 132 को 2029 में हम कैसे अपनी दम पर सरकार बनाने की स्थिति में ले जाए। और 2029 के चुनाव में लोकसभा में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सांसद 48 महाराष्ट्र से आते हैं, तो 48 में से 40 से ज्यादा हम कैसे जीते, जो इस बार 2024 में जो बहुत भयंकर नुकसान हुआ था, तो वो सब देखकर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को कोई जल्दी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के सारा अपने स्थान पर सब क्लियर है। बस 5 साल कैसी सरकार चलाना है और क्या क्या देना है सहयोगी दलों को, अजीत पवार को क्या देना है, एकनाथ शिंदे को क्या देना है, कोऑर्डिनेशन कैसा होगा, वो उस पर चर्चा हो रही। जिस दिन वो तय हो जाएगा 3-4 दिन में भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री घोषित कर देगी। ठीक है, समीर सर कह रहे हैं विनोद सर कि कोई जल्दी नहीं है। सवाल यह है कि अभी यही सिचुएशन को पलट दें कि अभी मान लें कि वहाँ पर एमवीए की सरकार बन रही होती, बहुत सारे सवाल उठ रहे होते। ठीक है, विपक्ष अभी भी सवाल कर रहा है, 26 तारीख तक सरकार बनाने की बात थी। आज हम जिस वक्त ये चर्चा कर रहे हैं 30 तारीख हो गई है और लगातार सवाल पर सवाल हो रहा है, लेकिन पेच तो फंसा है। ठीक है, आप जो भी चाहे मंत्रालय को लेकर हो, नाम को लेकर हो, लेकिन जनता भी तो इंतजार कर रही है और आप एक जगह पर पहुँच नहीं पा रहे हैं। देखिए, एक तो जो 26 तारीख वाली बात जो चल रही थी मीडिया में, उसका कोई आधार नहीं था। कोई पहली बार ऐसा नहीं है, विधानसभाओं का कार्यकाल खत्म होता है उसके बाद भी कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहे हैं और सरकारें बनी हैं। वो चूँकि हमारी समस्या ये हो गई कि मीडिया में जो तत्काल मौजूदा मीडिया है उसमें सेंस ऑफ हिस्ट्री इतना कमज़ोर है कि उनको समझ ही नहीं आता है, वो हर चीज़ को जो है सेंशलाइज करते हैं। वो मतलब कार्यवाहक मुख्यमंत्री, कार्यवाहक प्रधानमंत्री के बारे में सोचते ही नहीं है, जबकि सारी व्यवस्थाएं संविधान में हैं, चलती रहती है। दूसरी बात यह है कि गठबंधन की जब सरकार होती है तो इस तरह की चीज़ें अभी समीर भाई ने बहुत विस्तार से बताई है, उस पर जितनी जानकारी इनकी है उतनी हम लोगों को नहीं है। इन्होंने एक चीज़ बता दी है, ये सब चीज़ें आती हैं। ये बात सही है कि जितना जो अभी हर्षवर्धन जी ने कहा कि जो ब्रूट मेजॉरिटी है बीजेपी के पास 132 सीटें हैं, यानी मात्र 13 सीटें उसको और चाहिए अपनी सरकार अकेले बनाने के लिए, और वो उसके लिए आसान है। आज की तारीख में ना शिंदे अफोर्ड कर सकते हैं, हाँ निर्दलीय समर्थन दे दिया तो 138 हो गए जाकर के। तो आज की तारीख में ना अजीत पवार ये अफोर्ड कर सकते हैं ना शिंदे साहब अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ, अगर स्थिति ये होती कि 150 के आसपास महायुति के होते और 130 125 जो है अघाड़ी के होते, तब शिंदे और अजीत पवार बार्गेनिंग पोजीशन में हो सकते थे। अगर बीजेपी की सीटें 100 के आसपास होती, तो वो स्थिति तो है नहीं। तो इसलिए जो बीजेपी को जल्दी नहीं है, इसीलिए जल्दी नहीं है कि वहाँ कौन सा पहाड़ उठा, राज्यपाल आपका है, सब कुछ है, केंद्र सरकार आपकी है और कोई दल बदल भी नहीं होने वाला, कोई गठबंधन का साथी छोड़ के भी नहीं जा सकता। तो ऐसी स्थिति में सारी चीज़ें तय करके ही आगे बढ़ना चाहिए, और मुझे लगता है ये समझदारी भी है लीडरशिप की कि भाई एक एक चीज़, एक एक सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर करके ब्लैक एंड वाइट में तय हो जाए, उसके बाद आगे बढ़ा जाए। चूँकि जब 3 दलों की सरकार मिलकर चलनी है तो उसको एक बात महाराष्ट्र में तय है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तय नहीं है, लेकिन अजीत पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे ये तय है। और शायद वो सुशील मोदी का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे डिप्टी चीफ मिनिस्ट्री का, 2004 से लगातार वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं। हाँ, तो वो एक मतलब कम से कम एक चीज़ तो पुख्ता है। अब फाइनेंस मिनिस्टर को मिले कि नहीं मिलेगी, इस पर ज़रूर सवाल हो गया है, क्योंकि और एक बात मुझे और लग रही है इस पूरी देरी कि देवेंद्र फडणवीस का मामला कुछ खटाई पड़ता नजर आ रहा है मुझे। अगर देवेंद्र फडणवीस को लेके एक राय होती केंद्रीय नेतृत्व में, तो अब तक कम से कम विधायक दल की बैठक के बाद उनको विधायक दल का नेता तो चुन ही लिया गया होता, बाद में मुख्यमंत्री का जब ये सारी चीज़ तय हो जाती तो वो हो जाती। लेकिन जिस तरह से चल रहा है, मुझे किसी ने बताया कि अमित शाह जी ने विनोद तावड़े की ड्यूटी लगाई कि भाई ये पता करिए कि गैर मराठा को फडणवीस को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है तो मराठों में नाराजगी तो नहीं होगी। तो अब विनोद तावड़े जी जो रिपोर्ट देंगे वो तो मालूम है क्या रिपोर्ट देंगे, वो तो यही रिपोर्ट देंगे कि भयंकर नाराजगी होगी। तो क्योंकि उनके जो आंकड़े हैं देवेंद्र फडणवीस और विनोद तावड़े के, तो हम सबको मालूम है। ये पता अब ये बताया लोगों ने, अब कितना सच है कितना गलत है, लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस के हो सकता है उनको कुछ और बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए,
कोई नया नाम आने की संभावना मुझे ज़्यादा दिख रही है। कोई ऐसा नाम जैसे मध्य प्रदेश में आया, जैसे राजस्थान में आया, जैसे उत्तराखंड में आया था, जैसे गुजरात में आया था। एक नाम सोशल मीडिया पे चल रहा है, वो पुणे के मेयर हैं, माहौल का बहुत ज़्यादा, लेकिन जब चल गया है तो मुश्किल लगता है क्या। और एक तो सांसद हैं, भाजपा किसी सांसद को नहीं भेजेगी, 240 हैं उसमें 239 नहीं करेगी। वो अलग बात है कि अगर करके तो जिता के ला सकती है। हालांकि देखिए नांदेड़ सीट जो है कांग्रेस जीती है और 6 के 6 विधायक बीजेपी जीती वहाँ पर। तो लोग चुनावों में क्या मतदाता कहाँ किसको वोट दे, ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है कि महाराष्ट्र में पहली बार बीजेपी को अपने बलबूते पर इतना नंबर मिला है कि उसकी अपनी सरकार, अपना मुख्यमंत्री पहले भी था लेकिन वो शिवसेना के समर्थन से सरकार चल रही थी, ये भी समर्थन से चलेगी। लेकिन कोई दबाव, कोई किसी तरह का उसके ऊपर मजबूरी नहीं रहेगी एलाइज के साथ वो करने की, और एलाइज को भी स्वीकार करना पड़ेगा। और ये मैं समीर से सहमत हूँ कि भाई इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप है वहाँ एक ही व्यक्ति तय करने वाले हैं, वह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। और उन्होंने मुझे लगता है अपने मन में शायद तय कर रखा होगा, और सारी चीज़ें जब निटी ग्रिटी सॉल्व हो जाएंगी तब वो धीरे से नाम देंगे और उसको वो पर्ची जाएगी और वो नेता विधायक दल चुन लिए जाएंगे जो सज्जन। देखिए पर्ची में किसका नाम होगा इसीलिए तो हम चर्चा भी कर रहे हैं। सर आप कुछ कह रहे थे जल्दी से। नहीं, मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ। देखिए ये कहना कि नरेंद्र मोदी के मन में नाम होगा वो तय कर लेंगे, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष है, नागपुर वहीं से देवेंद्र फडणवीस आते हैं, और मैं फिर से कह रहा हूं ये अमित शाह के पार्ट पर अच्छा नहीं। क्या अमित शाह को विनोद तावड़े से जानना है कि वहां क्या स्थिति है? आप जरा ये समझिए ना, ये थोड़ा सा हम लोग बातचीत करें तो एकदम स्पष्टता से करें। विनोद तावड़े को पंकजा मुंडे से, और विनोद तावड़े और पंकजा मुंडे देवेंद्र फडणवीस के विरोधी हैं, ये क्या कोई बताने की बात है? पंकजा मुंडे विधानसभा हारी, लोकसभा हारी, चुनाव के समय में ऐसा बयान दिया जिससे लगा पार्टी बट गई है। उसके बावजूद पार्टी उनको, और जिस दिन परिणाम आए तो पंकजा मुंडे घुसी चली जा रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं किसी के लिए ये नहीं कह रहा हूं, मुंडे महाजन विरासत से भाजपा आगे निकल चुकी है, इस बात को पहले तो स्वीकार करना होगा। दूसरा मैं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी के दिमाग में देवेंद्र फडणवीस हैं, इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। 5 वर्ष मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही बनाया था, केंद्र में नरेंद्र, महाराष्ट्र में देवेंद्र, ये कोई छिपी हुई बात नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अच्छे से दिख रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो महाराष्ट्र जैसे राज्य जहां फाइनेंशियल कैपिटल है, सारे उद्योगपति हैं, हिंदवी स्वराज्य की भूमि है, वीर सावरकर की भूमि है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमि है, वहां वो चाहेंगे कि शताब्दी वर्ष में एक ऐसा स्वयंसेवक हो जो गणवेश में रेशम बाग के कार्यक्रमों में आता हो। मुझे लगता है इसमें कोई भ्रम नहीं। अब रही बात, क्या कोई कंफ्यूजन है? क्या कोई कंफ्यूजन नहीं है। कुछ लोग फोर्स कर रहे हैं और ये अच्छा नहीं होगा। भाजपा में लीडरशिप हमेशा क्लियर रहती है, मैं इसमें अनुराग जी से सहमत नहीं किया, यहां लीडरशिप हमेशा क्लियर रहती है। अभी एक चीज जरूर हुई है कि कोई ऐसा पिक उठाओ जो कि कई लोगों में करना है, लेकिन जहां क्लैरिटी है वहां दूसरे को नहीं बना पाते हैं। अगर दूसरे को बनाते हैं तो पार्टी का नुकसान होता है और उस एजेंडे का नुकसान होता है जिसको आप कह रहे हैं कि हरियाणा और महाराष्ट्र ने 240 की हार को जीत में बदल दिया है। एक छोटा सा देखिए, जहां तक गणवेशधारी स्वयंसेवक की बात है तो उसकी कमी तो है नहीं महाराष्ट्र में। आरएसएस के पास, बीजेपी के पास कोई अकेले देवेंद्र फडणवीस ही गणवेशधारी स्वयंसेवक नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी की जो कार्यशैली है उसको भी ऑब्जर्व करना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान चॉइस थे, नहीं बने ना। वसुंधरा राजे चॉइस थी, घोषित मुख्यमंत्री थी, जो अनुराग कह रहे थे कि मुख्यमंत्री का पहली बार कैंडिडेट है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी कैंडिडेट थी, शिवराज सिंह चौहान भी थे, नहीं बने। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी नई लीडरशिप विकसित करते हैं। नायब सिंह सैनी कौन जानता था? बड़े बड़े नेता वहां घूम, खट्टर जी कौन जानता था? उसमें तो तमाम सारे नेता थे मुख्यमंत्री की चॉइस में। सुषमा जी तक का नाम चला था जब हरियाणा में सरकार बनी बीजेपी की पहली बार। तो ऐसा नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस मजबूरी है नरेंद्र मोदी की। देवेंद्र फडणवीस ही हो सकते हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ही होंगे, पसंद भी तो हो सकती है। देवेंद्र फडणवीस ही होंगे। देवेंद्र फडणवीस, देवेंद्र नरेंद्र की पसंद है। आप लोग मूल बात पे आइए ना। शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे या रमन सिंह, ये मोदी के तैयार किए हुए, देवेंद्र फडणवीस मोदी के तैयार किए हुए नेता, इनकी पिक है ये।
देवेंद्र फडणवीस की आज की जो भी ताकत है उसके पीछे अगर कोई एक व्यक्ति है तो नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी की पसंद थे। तो ये कहना कि किसी और को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि एक बार वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, और ये हर कोई जानता है कि जब देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने तो 2 कुर्सी लगी थी। फोन प्रधानमंत्री का गया, उसके बाद उन्होंने उसको स्वीकार किया, और सिर्फ स्वीकार नहीं किया, गठबंधन की मर्यादा, पार्टी की मर्यादा, उसको पूरी तरह से निभाते हुए जो मोमेंटम क्रिएट किया है, कमाल का है। देवेंद्र फडणवीस के अलावा किसी और को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। अब भाजपा को यह लगे कि नहीं हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस होना चाहिए तो बात अलग है, वरना कोई और विकल्प नहीं। मैं वही कह रहा हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का विकल्प उनके लिए खुला हुआ है, और अगर वो नागपुर की पसंद है और मोदी जी की पसंद है तो इससे बेहतर क्या चॉइस हो सकती है कि दोनों की पसंद उस पर बैठे संगठन प्रमुख के रूप में। लेकिन उसमें एक चीज मैं ऐड करूंगा सर, ये जो उनकी पत्नी ने बड़े क्लियर शब्दों में जिस दिन चुनाव के नतीजे आए हैं, उन्होंने बहुत ही साफ शब्दों में कहा कि वो चाहेंगी कि उनके पति महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ही बने। तो इसका मतलब ये चॉइस सुनेत्रा पवार भी कह रही थी, वो पत्नी बेटी और मां मुख्यमंत्री तय नहीं करते हैं, और हर व्यक्ति के परिवार का व्यक्ति चाहता है कि हमारे घर का मुख्यमंत्री। वो तो अजीत पवार की पत्नी ने भी कहा था। लेकिन महाराष्ट्र की तुलना मध्य प्रदेश और राजस्थान से नहीं करनी चाहिए। मध्य प्रदेश और राजस्थान में इनको नेतृत्व बदलना था, और ऊपर के दोनों नेता चाहते थे कि वहाँ नेतृत्व बदले, और उसके लिए इन्होंने फार्मूला तय किया कि हमको न्यू जनरेशन लाना है, नया लीडरशिप लाना है, युवा लाना है। लेकिन महाराष्ट्र में ये फार्मूला लागू नहीं होगा, क्योंकि वहाँ न्यू जनरेशन है, युवा है। तो इसलिए ये कह देना, और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राजस्थान में एक अंतर ये भी है कि वहाँ 2 धाराएं हैं, यहाँ सिंगल धारा। हाँ। यहाँ महाराष्ट्र राजस्थान में ऊपर के सब एक थे कि बदल देना है, लेकिन वहाँ एक पक्ष चाहता है बदल देना है और दूसरा पक्ष चाहता है कि नहीं बदलना है। तीसरी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मध्य प्रदेश और राजस्थान में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लिया, लेकिन महाराष्ट्र में दिलचस्पी ले रहा है। तो ये इतना सारा जो पेच फंसा हुआ है, वो पेच फंसाया गया है, फंसा हुआ पेज जो है फंसाया गया। यही बड़ी बात है कि पेज फंसाया गया। देखिए, आरएसएस ब्लू आइड बॉय के तौर पे प्रोजेक्ट किया जाता है देवेंद्र फडणवीस को। मराठा वाला मामला है, ब्राह्मण वाला मामला है। एक चर्चा ये भी चल रही है कि ब्राह्मण मुख्यमंत्री तो फिर नीचे 2 मराठा मुख्यमंत्री कैसे होंगे महाराष्ट्र के परिदृश्य में। पेच तो बहुत सारे फंसे हुए हैं, लेकिन एक आला कमान दिल्ली में बैठा चाहे तो सारे पेच दूर हो जाएंगे। फिर इन पेचों को दूर करने में इंतजार किया जा रहा है, केवल उसी बात को मान ले कि भाई शिंदे अभी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, चाहे मंत्रालय हो चाहे तमाम चीज़ें हो, उस पर अभी बस नहीं चल रहा, या हम उसको एक तरीके से नेगोशिएट कर रहे हैं। ये वाली सिचुएशन ही है, और कुछ भी है इसके पीछे। वैसे तो बहुत सारी बातें आदर्श आ गई और बहुत दिलचस्प रोचक चर्चा हुई है, सारे पक्ष आए, पर मेरा बड़ा सवाल ये है कि सारी बातें हो क्यों रही है। ये बातें इसलिए हो रही है कि मुख्यमंत्री घोषित नहीं हुआ, शपथ ग्रहण समारोह की तारीख नहीं आई, शपथ ग्रहण का भव्य दृश्य दिखाई नहीं दिया। झारखंड में भी उसी वक्त चुनाव है, झारखंड में शपथ वगैरह सब हो गई, सीधा सच्चा मामला था, हो गया। ऐसा ही सीधा सच्चा मामला अगर यहाँ पर होता तो शायद अब तक ये सारी समस्या हल हो जाती, और हम इतनी सारी बातें और समीकरण जो दिखाई दे रहे हैं वो नहीं दिखाई देते, वो पर्दे के पीछे ओझल हो चुके होते। वो तब हम इसके पहले जब चुनाव चल रहे थे और नतीजे नहीं आए थे तो क्या बात कर रहे थे, हर पार्टी का, हर नाना पटोले से लेके तो हर कोई मुख्यमंत्री तो बनना चाह रहा था। महाराष्ट्र में जितने उम्मीदवार नहीं थे उससे ज्यादा तो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। यही चर्चा हम खबरों खिलाड़ी में भी कर रहे थे, और फिर से आकर मुख्यमंत्री पर पेच फंसाए, और इतने स्पष्ट, ऐतिहासिक और प्रचंड बहुमत के बाद भी बना है, तो निश्चित ही पेच फंसा हुआ है। और पेच नहीं फंसा होता तो हम इस पर ये चर्चा खबरों खिलाड़ी में नहीं कर रहे होते। देखिए, बहुत गंभीर मामला ये है कि बिल्कुल सही कहा, जो परिदृश्य हमने देखा था जब शपथ ग्रहण समारोह था, जिस तरह का खून का घूंट पी के उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार किया होगा देवेंद्र फडणवीस ने, तो वो त्याग जो है उसका उनको प्रत्युत्तर मिलना ही चाहिए, ये उनकी अपेक्षा रहेगी, उसमें गलत नहीं है। उनका जो पहला आया था, एक है तो सेफ है नतीजे आने के बाद और बटेंगे तो कटेंगे वाला, और उन्होंने मोदी जी को पूरी शुभकामनाएं देकर उसका श्रेय दिया था। लेकिन उनका अगला था कि बाज की असली उड़ान तो अभी बाकी है। बाज की उसी उड़ान को देखने के लिए महाराष्ट्र का आसमान इंतजार कर रहा है, लेकिन उनको महाराष्ट्र के आसमान से अगर राष्ट्रीय आसमान में उड़ान भरने की कोशिशें कुछ लोग कर रहे हैं तो बाज की इच्छा भी तो कहीं ना कहीं मायने रखेगी। एक बार उन्होंने मुख्यमंत्री बनकर उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना आसान नहीं है। शिंदे की दिक्कत क्या है, उन्होंने सत्ता का जो सर्वोच्च स्वाद चख लिया है, अब उससे उनका मुंह झूठा हो गया तो वो उसके नीचे की कोई समझौता स्वीकार नहीं है। ये तक भी बातें आ रही है कि अगर बहुत ज्यादा मामला फंस गया तो बाहर से भी समर्थन दे सकते हैं, और ऐसा होता है तो भाजपा के लिए कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा अगर 132 से 137-38 पर वैसे ही आ चुकी है, और उसमें से भी बिल्कुल ठीक तथ्य सामने आ गए हैं कि एनसीपी से और एकनाथ शिंदे की शिवसेना से लड़ने वाले भी कई सारे जो विधायक जीते हैं वो भाजपा, दरअसल भाजपा के हैं।
तो भाजपा के लिए संख्या की कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके लिए केवल ये चुनाव लक्ष्य नहीं था, उनके लिए आगे बीएमसी के चुनाव और महाराष्ट्र की समूची राजनीति आगे की। और जिस तरह का झटका लोकसभा के चुनावों में खाया है, दो ही बड़े राज्य जहां पर झटका खाया था, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, दोनों ने उस झटके से उभरने का मरहम इन चुनाव में उपचुनाव का मरहम लगा है। उत्तर प्रदेश में जो 9 में से 7 सीटें जीतकर उन्होंने प्राप्त किया, और जो प्रचंड बहुमत महाराष्ट्र में आया, उसके पहले हरियाणा ने थोड़ा दर्द निवारक का काम भाजपा के लिए कर दिया था। अब वापिस उस दर्द के परिदृश्य में जाना भाजपा किसी भी हाल में नहीं चाहेगी, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के नाम को लेकर पेंच जो फंसा है वो अच्छी स्थिति भाजपा के लिए नहीं है, क्योंकि भाजपा में तो पर्ची से नाम निकलकर कोई मोहन यादव, कोई भजनलाल शर्मा और कोई विष्णुदेव साय कैसे मुख्यमंत्री बन जाते हैं और लोग खून के आंसू रोते हुए भी बाहर हंसते हुए दिखाई देते हैं। ये भाजपा की परिपाटी है। कुछ भी हो, उस फैसले को मानना पड़ता है। जिस भारतीय जनता पार्टी में गुजरात में पूरी की पूरी कैबिनेट बदल देने के बाद भी कहीं उफ तक नहीं हो पाई, वो जो उफ थी वो अंदर ही गटक लेनी पड़ी लोगों को, उस भारतीय जनता पार्टी में नाम का संशय किसी को नहीं है। वो नाम ऊपर से ही आता है और वही स्वीकार होता है। ऊपर से नाम क्यों नहीं आ रहा है, उसको लेकर जो बातें आई, उससे यही समझ में आता है कहीं ना कहीं आपस में भी दरार है, और उस दरार में से लोग झांके, उसके पहले भाजपा को उस दरार को पाट लेना चाहिए। हाँ, वो दरार की बड़ी बात है सर। एकनाथ शिंदे को कुछ जो विभाग मिलेंगे एकनाथ शिंदे उसमें कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। एकनाथ शिंदे का सबसे बड़ा डर है कि देवेंद्र फडणवीस फिर मुख्यमंत्री न बन पाए, उनको किसी से रोका जाए। देखिए, एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में काम कर चुके। जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे तब वो शिवसेना से मंत्री बने हुए थे, अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय उन्हीं के पास उस समय था। तो देवेंद्र फडणवीस की वर्किंग को जानते हैं, देवेंद्र फडणवीस की ब्यूरोक्रेसी में समझ में, राजनीतिक समझ में और सरकार चलाने में जो उनकी योग्यता है उससे अवगत है। और देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री बने तब भी एकनाथ शिंदे देख चुके कि मेरे मुख्यमंत्री बनने के बाद भी देवेंद्र फडणवीस की पकड़ महाराष्ट्र की राजनीति में और महाराष्ट्र की ब्यूरोक्रेसी में कितनी है। तो उन्हें इसी बात का डर है कि अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो 2.5 साल का हिसाब, और फिर चाहे वो एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बने या कोई दूसरा उप मुख्यमंत्री बने, शिवसेना को कितनी स्पेस मिलेगी सरकार चलाने में, यह एकनाथ शिंदे जानते हैं। एकनाथ शिंदे की कोशिश है कि किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाए जो पहली बार का विधायक हो, या देवेंद्र के अलावा कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनेगा तो एकनाथ शिंदे अपना दबदबा सरकार में थोड़ा बना के रख पाएंगे। उन्हें अपने दबदबे की चिंता है, और इसी कारण वो जानते हैं कि देवेंद्र बनेंगे तो उनका जो दबदबा है वो महाराष्ट्र की राजनीति में उस तरीके से नहीं रहेगा, सरकार के अंदर जिस तरीके से देवेंद्र का न रहने पर वो कर सकते हैं। ठीक है, जब शिवसेना, मैं आ रहा हूं जब शिवसेना और बीजेपी की मिलीजुली सरकार थी, उद्धव ठाकरे और शिवसेना एकजुट थी, और बीजेपी के पास इतने नंबर भी नहीं थे, 106 110 नंबर थे, तब जिस तरह किनारे लगाया 5 साल शिवसेना को, 122 थे बीजेपी। हाँ, सब मिला जुला करके 14 में 122 थे। मैं बात कर रहा हूँ ये, हाँ 14 वाली जो है, तब जो 5 साल किनारे लगाया, जितना शिवसेना को जिस वजह से उद्धव ठाकरे और वो हुए, तो अब तो आधी शिवसेना है इनके पास, और बीजेपी के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के पास लगभग 4-5 विधायक कम है। तो ऐसे में तो शिंदे साहब को कितना किनारे लगा देंगे, उन्हें अंदाज है बड़े ढंग से। जब उद्धव ठाकरे को नहीं छोड़ा और किनारे लगा, पूरी भाई तुम चले जाओ, भले ही कांग्रेस के साथ बना लो, एकजुट सेना जो है। नहीं, मैं सरकार के दौरान बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे के निर्देश पे चलेगी, मतलब एकनाथ शिंदे जी तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। गजब बात है भाई। ये तो प्रोजेक्शन भी हो सकता है। नहीं, ये एकनाथ शिंदे को सामने किया गया है, मैं बोल तो रहा हूँ, वो मोहरा है। बिल्कुल ठीक। एकनाथ शिंदे सिर्फ मोहरा है, खेले जा रहे, और उस मोहरे को जैसे प्रधानमंत्री से बात हुई वो मोहरा एक कदम नीचे आ गया। अब क्या हो रहा, कम्युनिकेशन गैप किया जा रहा, तो मोहरा नाराज होकर घूम रहा है, ऐसा प्रदर्शन तैयार किया गया। एकनाथ शिंदे में न कल ताकत थी, न आज ताकत है, और न कल ताकतवर होंगे कि वो देवेंद्र फडणवीस को रोकने की हैसियत में रहेंगे। ये सारा खेल भारतीय जनता पार्टी के अंदर का है, और उसमें फ्रंट पे रखा गया है गणपति की तरह एकनाथ शिंदे जी। तो मोहरा किसके हैं वो? इसको यूं समझिए, किसके मोहरा है? मोदी जी के जमाने में कोई मोहरा बना सकता है? हाँ, हर निर्णय के लिए दिल्ली देखेगा, बिना उनके आशीर्वाद के जी। और देवेंद्र फडणवीस को संभव दिल्ली नहीं देखने की आवश्यकता नहीं है महाराष्ट्र चलाने के लिए। असली पेज बस इसी एक लाइन, इसके अलावा कुछ नहीं। ये बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है पूर्णिमा जी। मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहती हूँ, इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद भी नाम का अनाउंस नहीं होना, ये तो दिखा रहा है कि अंदर में कुछ खिचड़ी पक रही है। वो खिचड़ी शिंदे की वजह से पक रही है, ये उतना बड़ा शायद वजह नहीं हो सकता है। अंदर में अपने आपसी मतभेद की ये खिचड़ी है, और मुझे लग रहा है कि अगर भाजपा में किसी भी लेवल पे कोई प्रयोग करने की मंशा है तो वो समय उनको मुफीद है इस वक्त। हो सकता है वो प्रयोग करने में हिचकिचाए नहीं, क्योंकि वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। तो कोई ऐसा नाम जो कि आपसी सहमति से लगेगा कि वो महाराष्ट्र के लिए ठीक है और वो दिल्ली का भी मुंह ताकेगा, तो वो
किया जा सकता है, मुझे ये लग रहा है। देवेंद्र फडणवीस का नाम फिर हो सकता है राष्ट्रीय राजनीति में कहीं पे उनको एडजस्ट किया जाएगा, तो ये इंटरेस्टिंग होगा जो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन जो व्यक्ति रोकना चाह रहा है उसके लिए समस्या ये है कि उसको महाराष्ट्र में रखते हैं तो उनको नुकसान नजर आ रहा और राष्ट्र में रखते हैं तो नुकसान नजर आ रहा, तो वो ये तय नहीं कर पा रहे कि महाराष्ट्र में रोके कि राष्ट्र में रोके। इसी वजह से ये सारा डिले होने का कारण ही है। वाली ये बात है, डिले होने का कारण भय गति साप छछूंदर केरी उगिलत बने ना लीलत केरी। बिल्कुल देवेंद्र स्वयं पर रोकने वाली शक्ति के लिए वही बने हुए हैं। देखिए, बड़ी दिलचस्प चर्चा है, लेकिन एक बार दर्शकों की राय जल्दी से ले लेते हैं क्योंकि बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जिनकी राय है। विजय शर्मा लिखते हैं कि शिंदे सेना को ये अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि जो वोट उनको मिला है वो बीजेपी का है। शिवसेना को मिलता तो उद्धव ठाकरे को मिलता। अब बीजेपी को नखरे वाली शिवसेना को खत्म करने की प्लानिंग पर काम करना चाहिए। दर्शकों की राय है, जो हमारे तमाम दर्शक खबरों के खिलाड़ी कार्यक्रम को देखते हैं उनकी राय है। ईशान लिखते हैं देवेंद्र फडणवीस इज द बेस्ट डिजर्विंग सीएम कैंडिडेट। महाराष्ट्र इज रियली ब्लेस्ड टू हैव सीएम लाइक फडणवीस। अब क्या होगा ये तो पार्टी आलाकमान तय करेगा। देखिए, रोहन लाल लिखते हैं शिंदे ने क्या त्याग किया, और इसमें श्रीधर वाला लिखते हैं कि जनता ने महायुति पर जो भारी भरकम भरोसा दिखाया उसकी लाज सभी संबंधित पक्षों को रखनी होगी। मैं इसको जोड़ रहा हूं कि भैया मुख्यमंत्री का नाम ले आइए। देखिए, राधे श्याम लिखते हैं कि बहुमत जुटाना बीजेपी के लिए दाएं हाथ का खेल है। जाहिर सी बात है, जितने नंबर बीजेपी के पास है, बहुमत जुटाना बीजेपी के लिए दाएं हाथ का खेल है। बड़ा महत्वपूर्ण है इसको समझना यदीप जी, क्योंकि सबकी बात सुन रहे हैं हम, सबकी राय सुन रहे हैं। सबको लग रहा है कि कुछ ना कुछ हो दिल्ली से रहा है, तो दिल्ली क्यों इंतजार कर रही है? जो भी करना है और जिस प्रयोग धर्मिता की या प्रयोग करना है तो प्रयोग कर लो, फिर वहां पर रुकावट कहाँ? मैं अपनी टिप्पणी करूंगा, शायद समीर जी कोई किस्सा सुनाना चाह रहे थे। बड़ा मजेदार किस्सा। जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने थे, एकनाथ शिंदे उनके कैबिनेट में मिनिस्टर थे, उद्धव ठाकरे चाह रहे थे कि गृह मंत्रालय हमें मिले और उप मुख्यमंत्री का पद मिले, जो भारतीय जनता पार्टी ने मना कर दिया था। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को बुलाया और एकनाथ शिंदे से कहा कि आप देवेंद्र फडणवीस के पास जाओ और ये बोलो कि भाई अगर हमें गृह मंत्रालय उप मुख्यमंत्री नहीं मिला तो हम दूसरे विकल्पों पर विचार कर सकते हैं और मैं चाहता हूं कि आप राजनीति में आगे बढ़े। तो मैं आपके लिए मतलब उनसे कहा कि एकनाथ शिंदे को ये कहा कि मैं आपको गृह मंत्री बनवाऊंगा, आपको उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा, आप वहां जाके बात करो। एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस के पास गए, देवेंद्र फडणवीस से बोले उद्धव ठाकरे के बारे में कि देखो बाला साहेब की जो विरासत है वो उद्धव समझ रहे हैं और उद्धव मुझे इतने साल की राजनीति देखने के बाद वो ये उम्मीद करते हैं कि मैं उनके इशारों पे काम करूंगा और मैं आगे बढ़ के आपसे वहां पे पंगा लूंगा। महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की ट्यूनिंग को सब जानते हैं कि जिस तरीके से 5 साल चले अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में रहते एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की बहुत अच्छी सी सत्ता में न रहने के बाद भी जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस हर सप्ताह बात करते थे और यही रहा कि जब सत्ता टूटी तो देवेंद्र फडणवीस के कहने पर एकनाथ केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पे एकनाथ शिंदे इतना बड़ा विधायक तोड़कर लेके गए। तो एकनाथ शिंदे बहुत शूर और शार्प पॉलिटिशियन है, वो जानते हैं कि मुझे राजनीति में कौन सा स्टेप कब उठाना है और किस तरीके से आगे बढ़ना है। उन्हें कोई बलि का बकरा बना दे, उन्हें कोई चढ़ा दे, वो इस तरह के नेता नहीं, वो बहुत शार्प पॉलिटिशियन है। तो उन्हें पता है कि उनकी राजनीति को कब इस्तेमाल करना है, अपने अधिकार को कब इस्तेमाल करना है, सत्तावीं विधायक को लेकर भारतीय जनता पार्टी से कितने कदम आगे बढ़ना है, कहाँ मुझे रोकना है, मुझे अपनी राजनीति कैसे आगे बढ़ाना है। तो मुझे लगता है कि उनको जो उन्होंने डिमांड किया वो सिर्फ उन्हें अपनी डिमांड की चिंता है, वो उसका रास्ता निकाल लेंगे और उसके साथ वो भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना लेंगे और उप मुख्यमंत्री भी वो बनेंगे। ठीक है जयदीप सर, मेरे ख्याल सारी बातें आ गई। जो भी समझौता करना है एकनाथ शिंदे को वो अभी करना है और जो भी उनकी डिमांड है वो इस वक्त रख सकते हैं, बाद में नहीं रख सकते। बाद में वो आज से कमजोर स्थिति में ही जाने वाले हैं। भाजपा को ये समझ में आ गया है कि अगर वो अकेले भी लड़ती तो जीत जाती, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह का बहुमत आया है, जिस तरह का पूरा, और पिछली बार भी देखा जाए तो इसी तरह के गठबंधन को ही महाराष्ट्र की जनता ने स्वीकार किया था और वोट दिया था। उद्धव ठाकरे अलग हो गए, वो एक अलग लेकिन कुल मिलाकर भाजपा शिवसेना के गठबंधन का ही पूरा अभिमत वहां पर महाराष्ट्र की जनता के बीच में है। वो इसी तरह की सरकार, इसी विचारधारा की सरकार चाहते हैं। ये महाराष्ट्र की जनता ने पिछले चुनाव में भी और इस चुनाव में भी बताया, 2014 में भी दिया था, 2019 में भी दिया था। वो हर बार दे रहे हैं, उसको मिसयूज अगर ऊपर नेता कर रहे हैं तो नेताओं की प्रॉब्लम है। और महाराष्ट्र की जनता इससे बहुत ज्यादा नाराज भी है, दुखी। बिल्कुल ठीक कहा हमारे एक जो यहाँ पर अभी दर्शक थे, जो उन्होंने लिखा है कि अगर लोगों को शिवसेना ही पसंद थी और शिवसेना को वोट देना था और भाजपा से नाराजगी थी तो उद्धव ठाकरे को और शरद पवार को भर भर के वोट दे देते, वो नाराजगी सामने आ जाती। जनता ने पिछले 3 चुनाव में, समीर जी ठीक कह रहे हैं, 2014 को भी बीच में ला रहे हैं, हर बार कहा है कि उनको भाजपा और उसी विचारधारा वाली, उसी एजेंडे वाली सरकार चाहिए। भाजपा के साथ कौन खड़ा है इससे उन्हें कोई मतलब नहीं। एकनाथ शिंदे खड़ा है तो एकनाथ शिंदे सही, उद्धव ठाकरे खड़ा है तो उद्धव ठाकरे सही, अजीत पवार खड़ा है तो अजीत पवार सही। उनको उसी विचारधारा को, उस तरह के नेतृत्व को आगे बढ़ाना है। अब सिर्फ देखना है कि महाराष्ट्र के बाज की उड़ान
महाराष्ट्र के आसमान तक सीमित रहती है या उसको जबरदस्ती राष्ट्रीय आसमान पर धकेला जाता है। धुंध छटेगी और बाज उड़ेगा, किस आसमान पर हम देखते हैं। चलिए, इंतजार रहेगा देखना, क्योंकि हम सब इसीलिए चर्चा कर रहे थे और बड़ी दिलचस्प चर्चा है। क्या क्या कारण हो सकते हैं, किन किन चीज़ों, क्या समीकरण बन रहे हैं, क्या दिक्कतें हैं, सब कुछ आपके सामने सभी वरिष्ठ पत्रकारों ने रखा है। आप भी अपनी राय जरूर आकर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई सवाल है तो वो भी जरूर लिखिएगा और खबरों के खिलाड़ी अमरउजाला.com पर हमेशा लगातार देखते रहिएगा। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।